Hello student, today I am going to explain you the remaining part of metal and non-metals. Chemical properties of metals. अब देखेंगे कि केमिकल्स के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। जो मेटल्स होते हैं इनकी आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है बहुत कम होती है। Ionization energy is the amount of energy required to remove the electron from the valence shells, means outer shells. तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी एलिमेंट के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज़रूरी होती है। तो कोई एलिमेंट से जिसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसके लिए आपको क्या देना होगी? एनर्जी। तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ताकि वो जैसे ही उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकले और वो मेटल कन्वर्ट हो जाए पॉजिटिव आयंस में। जैसे एम गैसेस फॉर्म में है मेटल से, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आपको क्या देना पड़ेगी? एनर्जी देना पड़ेगी। तो इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब इस मेटल्स में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो पॉजिटिव आयन में एम प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। Hence they are said to have electropositive character. इसी कारण इस कैरेक्टर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनाती है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगी। Solubility in water. Most of the metal oxide are insoluble in water. जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं लगभग बहुत सारे वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, घुलते नहीं। हाउएवर सम मेटल ऑक्साइड, लेकिन कुछ जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर एल्कली फॉर्म करते हैं। जैसे सोडियम तथा पोटेशियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर एल्कली फॉर्म करते हैं। इक्वेशन में देखेंगे कि सोडियम जो ऑक्साइड है Na2O, इसको जब डिजॉल्व किया जाता है, घोला जाता है वाटर के अंदर, तो ये क्या फॉर्म करेगा? 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। इस कारण इसको एल्कली कहते हैं। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड K2O, इसको जब डिजॉल्व किया जाएगा वाटर के अंदर तो ये क्या फॉर्म करेगा? 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो NaOH और KOH है ये बेस होते हैं, बेसिक होते हैं, इनका नेचर जो होता है बेसिक होता है, इस कारण इनको एल्कली कहते हैं। नेक्स्ट वन, बेसिक या एम्फोटेरिक नेचर। मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो अधिकांश मेटल ऑक्साइड होते हैं इनका जो नेचर होता है बेसिक होता है। दे डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू एल्कलाइन सोल्यूशन। जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो एल्कलाइन सोल्यूशन होगा, मतलब उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक। और दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और ये जब एसिड के साथ और रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ और क्या फॉर्म करेगा? MgSO4। तो ये क्या है? MgSO4 एक सॉल्ट है और साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। इस तरह से कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस किससे रिएक्ट कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, तो क्या बना रहा है प्रोडक्ट फॉर्म में? CuSO4। जो CuSO4 क्या है? सॉल्ट है और साथ में क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। Amphoteric oxides. However, some metal oxide, example aluminum oxide and zinc oxide. कुछ मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड या जिंक का जो ऑक्साइड होता है ये बेसिक तथा एसिटिक दोनों कैरेक्टर शो करता है। मतलब जो एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड है इनके अंदर बेसिक कैरेक्टर भी होते हैं और एसिडिक कैरेक्टर भी होते हैं, दोनों कैरेक्टर होते हैं। दे रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं।
तो ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएंगे। मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होंगे? वे ऑक्साइड जिनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर भी होगा और बेसिक कैरेक्टर भी होगा। मतलब जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे, तो ऐसे ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा। Sodium and potassium are most reactive metals. They combine with oxygen of the air. सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक रिएक्टिव मेटल्स होती है। ये एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रूम टेम्परेचर पर ऑक्साइड फॉर्म करती है, जैसे 4Na+O2 और बनाएगी सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? पोटेशियम ऑक्साइड। इनफैक्ट द रिएक्शन इज सो विगोरस, इतनी जल्दी होती है कि इसके अंदर ओपन एयर के अंदर आग लगती, केच फायर हो जाता है। इसी कारण इन मेटल को हमेशा कहाँ रखा जाता है? केरोसिन के अंदर डीप करके रखा जाता है, डुबा करके रखा जाता है। अगर आपने इनको ओपन में रख दिया तो एयर के साथ तुरंत रिएक्ट करेंगे और उसके अंदर आग लग जाएगी। इसी कारण इन मेटल्स को हमेशा केरोसिन के अंदर डीप करके इमर्स करके रखा जाता है। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट कंबाइन विथ ऑक्सीजन ऑफ द एयर। जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम होती है एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती एट हाई टेम्परेचर। दिस शो दे आर लिस रिएक्टिव, जिसके कारण ये क्या होती है? ये बहुत लिस रिएक्टिव होती है। इसके कारण जो गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम जो होते हैं इनका यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंट बनाने में। Anodizing. It is the process of coating a thick layer of aluminum oxide on the surface of aluminum articles. जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाने की प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं। इट्स प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम आर्टिकल फॉर कोरोजन। जब ये सरफेस चढ़ा देते तो एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उनके अंदर कोरोजन या डिकेइंग की प्रोसेस नहीं होती। The oxide is formed on the surface of aluminum when they remain exposed to air for some time. जब एल्यूमिनियम जो होती है जब इसको ओपन एयर में रखा जाता है तो ये एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। However, have a thick layer of oxide. Anodizing is done electrolytical by the taking dilute sulfuric acid in the electrolytic tank. जो एनोडाइजिंग प्रोसेस होती है ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होती है। एक टैंक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है डाइल्यूट फॉर्म में, एंड मेकिंग द एल्यूमिनियम आर्टिकल टू बी एनोडाइज एज एनोड। और उस टैंक के अंदर जो एल्यूमिनियम का आर्टिकल होता है उसको एनोड के फॉर्म में रखा जाता है। द ऑक्सीजन लिबरेटेड द एनोड द इलेक्ट्रोलाइसिस कंबाइन विद द एल्यूमिनियम। जब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास की जाती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन लिबरेट होती है और वो ऑक्सीजन जो एनोड होती है उसके साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाती है। और ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जब बनता है तो उस एल्यूमिनियम आर्टिकल के ऊपर एक थिक लेयर बनती चली जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग। मतलब एल्यूमिनियम का जो आर्टिकल्स होता है उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिक लेयर बनाना, चढ़ा देना, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं। रिएक्शन विथ वाटर, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट इवन द कोल्ड वाटर। जो सोडियम और पोटेशियम में ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? बेसिक या एल्कली को फॉर्म करते हैं। लेकिन इसके अंदर से बहुत ज़्यादा गैस इवॉल्व होती है, मतलब अंदर से गैस बाहर की तरफ निकलती है, इसलिए इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन में देखेंगे कि सोडियम जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ। और क्या फॉर्म कर रहा है? NaOH। NaOH क्या है? बेसिक है, बेसिक एल्कली है और साथ में बहुत तेज़ी से बबल्स के फॉर्म में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसी तरह से पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके KOH बनाएगा, एल्कली फॉर्म करेगा और क्या निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। नेक्स्ट वन कैल्शियम। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है
और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और बबल्स के फॉर्म में क्या निकलेगी इसके अंदर से, वही हाइड्रोजन गैस निकलती है। मतलब सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। फर्स्ट वन, sodium and potassium react very violently with the dilute hydrochloric acid and forming their chlorides और रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। तो ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, दोनों किससे रिएक्ट कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl के साथ, और क्या बनाएंगे, KCl NaCl, और रिलीज क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से कैल्शियम भी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम भी HCl के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। मतलब जो मेटल्स होती है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज करेगी, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी। Gold and platinum do not react with any pure and strong acid like hydrochloric acid, nitric acid and sulfuric acid। जो गोल्ड और प्लेटिनम होती है वो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट नहीं करती। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl, HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसी कारण इनको नोबल मेटल कहा जाता है। इसी कारण गोल्ड और प्लेटिनम को कौन सी मेटल कहा जाता है, नोबल मेटल्स। However, these metals can dissolve in the mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid taken in the ratio of 3:1 by volume। फिर भी इन मेटल्स को एक मिक्सचर के अंदर जब डाला जाता है तो ये डिसॉल्व हो जाती है, और वो मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और इसका रेशियो होगा 3:1, मतलब 3 रेशियो होगा HCl का और 1 रेशियो होगा HNO3 का। तो इन दोनों को मिक्स कर लिया जाता है, और इसके अंदर जब गोल्ड और प्लेटिनम को डाला जाता है तो ये गोल्ड और प्लेटिनम इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एक्वा रेजिया। इस मिक्सचर को क्या कहते हैं, HCl और HNO3 के मिक्सचर को एक्वा रेजिया कहते हैं, विच लैटिन मीन्स रॉयल वाटर। लैटिन जो वर्ड होता है इसमें इसका मीनिंग होता है रॉयल वाटर। इस रॉयल वाटर के अंदर गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व हो जाते हैं। इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। ये जो लिक्विड होता है हाईली कोरोसिव होता है और फ्यूमिंग होता है, इसमें से धुआं निकलता है। डिसॉल्यूशन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम एक्वा रेजिया इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट क्लोरीन। जैसे एक्वा रेजिया के अंदर गोल्ड और प्लेटिनम को आप डिसॉल्व करते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। और क्लोरीन गैस कैसी होती है, नेसेंट होती है, मतलब न्यूली बॉर्न होती है। और ये जो क्लोरीन गैस होती है वो किस पे अटैक करती है, गोल्ड और प्लेटिनम पे अटैक कर लेती है, और क्या बनाएगी, नाइट्रोसिल क्लोराइड। रिएक्टिविटी सीरीज, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम in order of their decreasing reactivity. Downward is called activity series और reactivity series of metals। एक वर्टिकल कॉलम के अंदर जो मेटल्स हैं उनको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि नीचे की तरफ जाने पर उनकी रिएक्टिविटी कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसी सीरीज को एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहते हैं। मतलब एक वर्टिकल कॉलम के अंदर मेटल्स को अरेंज किया जाएगा उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर। जो ऊपर की तरफ मेटल होगी वो हाईली रिएक्टिव होगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये जो सीरीज फॉर्म होती है इसको सीरीज को एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहते हैं। यू कैन सी इन दिस टेबल रिएक्टिविटी सीरीज। तो ऊपर की तरफ आप सोडियम और पोटेशियम देखेंगे, ये हाईली रिएक्टिव है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो होती है सारी मेटल्स, जैसे लेड, टीन, निकल, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, तो ये सब कौन सी मेटल है, मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। और हाइड्रोजन के नीचे जो होती है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये क्या है, लेस रिएक्टिविटी। और जो गोल्ड और प्लेटिनम, सिल्वर जो होती है
इनको क्या कहेंगे? लिस रिएक्टिव मेटल। सबसे नीचे जो आती है वो गोल्ड आती है। तो गोल्ड जो होती है अगर आप एयर में भी खुली रखती हैं तो काली नहीं होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है। तो इन मेटल्स को एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर दिया। तो ऊपर की जो मेटल्स होगी वो हाईली रिएक्टिव होगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये जो सीरीज फॉर्म होती है ऊपर से नीचे तक की, इस सीरीज को क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। Why some metals are more reactive while other are less reactive? कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती है और कुछ कम रिएक्शन करती है। मेटल्स आर एलिमेंट विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव आयन। और मेटल्स क्या होती है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाती है। दे मोर इजिली, अ मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन इज मोर रिएक्टिव। तो ऐसी मेटल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? रिलीज करती है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगी वो लेस रिएक्टिव होगी। Why some metals are more reactive than hydrogen while other are less reactive? कुछ मेटल्स जो होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है और कुछ मेटल्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होती है। क्यों? मेटल विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजिली देन हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ऐसी मेटल जो हाइड्रोजन की तुलना में कंपैरिजन में तेजी से इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो मोर रिएक्टिव होगी हाइड्रोजन से। Hence they can displace hydrogen from acid। इसी कारण ये एसिड्स के द्वारा क्या होगी? डिस्प्लेस हो जाएगी और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगी। मेटल विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन लेस रेडली देन हाइड्रोजन। और ऐसी मेटल जो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, तो उनको क्या कहेंगे? लेस रिएक्टिव ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होगी। कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। तो ऐसी मेटल्स को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये डिस्प्लेस नहीं होगी, हाइड्रोजन को तेजी से रिलीज नहीं करेगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सिंस लार्ज अमाउंट एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के अंदर से आप एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसको बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ती है। देयरफॉर नॉन मेटल डू नॉट फॉर्म पॉजिटिव आयन। इसी कारण जो नॉन मेटल्स होती है पॉजिटिव आयन फॉर्म नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड द एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द नॉन मेटल एक्सेप्ट वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी तरफ जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है तो इसके अंदर से एनर्जी निकलती है। Thus the non-metal readily form the negative charge ion by the gaining of electron। इसी कारण ये क्या है? आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है और नेगेटिव आयन फॉर्म करती है। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो इसमें से अंदर से एनर्जी बाहर निकलेगी और क्या फॉर्म करेगी? नेगेटिव आयन फॉर्म करेगी। देयरफॉर नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसी कारण जो नॉन मेटल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होती है, क्योंकि नेगेटिव आयन फॉर्म करती है। जैसे क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन फॉर्म करेगा। इसी तरह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्साइड आयन फॉर्म करेगा। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। व्हेन हीटेड नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। जब नॉन मेटल को गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ये जो ऑक्साइड बनते हैं या तो एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। दे नेवर फॉर्म बेसिड ऑक्साइड। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं कभी भी बेसिक ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते, या तो ये एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे या न्यूट्रल। द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर कोवेलेंट कंपाउंड। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। Because they are formed by the sharing of electron between the non-metal and oxygen atoms। क्योंकि इनके बीच में जो नॉन मेटल्स होती है और ऑक्सीजन होती है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयरिंग का होता है।
तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसके द्वारा जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। First one, acidic oxide. The non-metallic oxide which dissolve in water to form the acid are called acidic oxide. ऐसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जिनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, घोला जाता है और फॉर्म क्या होगा, एसिड, तो उन ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। These oxide turn blue litmus into red. जब इन ऑक्साइड के अंदर क्या डिप किया जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर, तो वो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। मतलब इनका नेचर कैसा है, एसिडिक है। सम एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक ऑक्साइड आर गिवन बिलो। व्हेन द कार्बन बर्न्स इन द एक्सिस ऑफ एयर, जब कार्बन को कोयले को जलाया जाता है एयर की प्रेजेंस में, तो ये क्या फॉर्म करता है, CO2। CO2 का नेचर होता है एसिडिक। CO2 dissolve in water to form कार्बोनिक एसिड। जब इस CO2 को वाटर के अंदर घोला जाता है तो उससे जो एसिड बनेगा वो कार्बोनिक एसिड बनेगा। इस कार्बोनिक एसिड के अंदर जब आप ब्लू लिटमस पेपर को डीप करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेड लिटमस पेपर में। मतलब CO2 जो रहती है, कार्बन का जो ऑक्साइड बनता है, कार्बन क्या नॉन मेटल है, ये किससे रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन से, और क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका नेचर होता है एसिडिक। रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। जो नॉन मेटल होती है वो वाटर के साथ और भाप के साथ रिएक्ट करके H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करते। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर टू H2 गैस, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयन में रिड्यूस होकर H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करते वाटर के अंदर। हाउएवर सम हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल सच एज फ्लोरीन, फिर भी कुछ हाईली रिएक्टिव जो नॉन मेटल्स होती जैसे फ्लोरीन F2, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके तो क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन एंड ओजोन फॉर्म करेंगे। जिस रिएक्शन में देखेंगे 2F2, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन। उसी तरह से नीचे के रिएक्शन में देखेंगे 3F2, फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और फॉर्म क्या करेंगे, ओजोन। तो जो हाईली नॉन मेटल्स होती है, रिएक्टिव जो मेटल्स होती है, फ्लोरीन होती है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके या तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं या ओजोन प्रोड्यूस करते हैं। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो नॉन मेटल्स होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती। इन अदर वर्ड्स, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। जो नॉन मेटल होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं करती है। रिएक्शन विथ क्लोरीन, नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड। जो नॉन मेटल होती है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड को फॉर्म करती है। These non-metal chloride are formed by the sharing of electron between atom of non-metal and chlorine. और जो क्लोराइड बनता है नॉन मेटल तथा क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। द रीजन वाई नॉन मेटल कंबाइन विथ क्लोरीन टू फॉर्म द कोवेलेंट क्लोराइड। इसी कारण जो नॉन मेटल होती है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोवेलेंट क्लोराइड फॉर्म करेगी, क्योंकि नॉन एटम्स तथा क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी शेयरिंग होती है। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यू कैन सी इन दिस रिएक्शन द फॉर्मेशन ऑफ HCl। जो हाइड्रोजन है वो क्या है, नॉन मेटल है, तो ये किससे रिएक्ट कर रही है, क्लोरीन के साथ, और क्या बना रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रही है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी।
जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, बॉन्ड कौन सा फॉर्म होता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। और क्या बनेगा? 2HCl। उसी तरफ फास्फोरस रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? शेयरिंग होगी। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा और बनेगा क्या? PCl3, फास्फोरस क्लोराइड। Oxidizing behavior. Non-metal have a strong tendency to accept electron to form the negative ions. जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, बहुत अच्छी प्रवृत्ति होती है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ इनको मिलते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके और नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। देयरफॉर नॉन मेटल हैव बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी कारण जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लेंगे फ्लोरीन। जो फ्लोरीन होते हैं इसको जैसे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो तेजी से इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए फ्लोरीन क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ इस रिएक्शन में देखेंगे वाटर रिएक्ट करेगा फ्लोरीन के साथ और क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। और क्या रिलीज कर रहा है? ऑक्सीजन को। तो यहाँ फ्लोरीन ने क्या गेन किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। मतलब इसने तेजी से किसको रिलीज किया है? ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया।